हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से हमने 5 टॉपिक लिया है। पहला टॉपिक हमारा क्या रस है, दूसरा टॉपिक क्या है छंद है, और तीसरा टॉपिक है अलंकार, और चौथा है उपसर्ग, और पांचवा है प्रत्यय। तो हमने क्या किया है, 5 टॉपिक लिया है, जो कि आपका यूपी बोर्ड में क्या हो गया 11 मार्क्स का आता है। ठीक है, 11 मार्क्स का आता है। ये क्या है, ये आपका फिक्स नंबर होगा। ठीक है, इसे कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करें, इन्हीं 5 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे पहले रस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्या, रस है, छंद है, अलंकार। रस आपका आता है 2 नंबर का, और छंद कितने नंबर का आता है, ये भी 2 नंबर का आता है, और अलंकार भी 2 नंबर का आता है। ये भी 2 नंबर, ये भी, तो कुल मिलाकर टोटल आपका नंबर हुआ कितना, 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। हालांकि इस वीडियो में हम 11 नंबर आपको पक्का करेंगे, लेकिन यहाँ पर रस छंद अलंकार में आपको 6 नंबर फिक्स होगा, क्योंकि 2 2 नंबर के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, रस को देख लेते हैं, रस में दिया क्या गया है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है रस। तो रस का सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिभाषा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया परिभाषा, हालांकि मैंने पहले से लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। पहले तो जान लेते हैं रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो रस का स्थायी भाव क्या होता है, सॉरी, हास्य रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, रस में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हास्य रस के बारे में। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और यहाँ पे दिया गया है क्या, करुण रस का स्थायी भाव। तो करुण रस का स्थायी भाव होता क्या है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, सॉरी यहाँ पे होगा शोक। ठीक है, शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो चलिए हम हास्य रस की परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। उसके बाद दिया है क्या, किसी व्यक्ति के विकृत, विकृत मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो उसका वेशभूषा थोड़ा सा अन्य लोगों से अलग है, उसे हम क्या कहते हैं, विकृत। तो विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, हास कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी को देखते हैं, उसका जो वेशभूषा है वो कुछ लोगों से क्या होता है, अलग रहता है, तो लोग क्या करते हैं, उस पर हंसने लगते हैं। तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, वहाँ पर होता है हास्य रस। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, हास्य कहलाता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका उदाहरण लिखिएगा। ये बहुत मैंने आराम मतलब स्थाई से लिखा है ना, सरल भाषा में। आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका क्या करेंगे, अब उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, यह देखिए हास्य रस। जैसे मैं अभी ये उदाहरण पढ़ूंगा तो आप थोड़ा सा आपके मन में हंसने जैसा प्रक्रिया आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, हाथी जैसी देह। ठीक है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल। ठीक है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब ये क्या है, ये आपका हास्य रस का उदाहरण है। जैसे अब हाथी जैसे देह हो गया, कोई किसी को बोलेंगे हाथी जैसी दे, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो इसमें क्या है, ये क्या है, आपका हास्य रस है। ठीक है, इस आपको उदाहरण से पढ़ने पर महसूस हो रहा होगा क्या, ये हास्य रस का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसको। आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपका ये 2 नंबर जो है, 2 मार्क्स का ये आता है, 2 मार्क्स वो क्या हो जाएगा, आपका फिक्स हो जाएगा। तो अब क्या पढ़ेंगे हम, अब छंद को देख लेते हैं। हम केवल एक ही रस को बताएंगे, क्योंकि मैंने 2 रस को लिखा है, आप लोग इसको भी देख लीजिए। ये क्या है, करुण रस। तो चाहे आप हास्य रस याद कीजिए या फिर करुण हो, क्योंकि यहाँ पे 2 रस दिया जाता है, या हास्य रस देगा या फिर करुण रस, दोनों देगा आपको। तो कहेगा एक करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, या तो फिर करुण रस को करिए या फिर हास्य रस को करिए। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। तो चलिए करुण रस का भी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। मैंने बताया था करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। शोक है, शोक नामक स्थायी भाव जब बी भाव, ठीक है,
अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। क्या कह रहा है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब बी भाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब क्या करेंगे, करुण रस का एक उदाहरण लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो चलिए, यहाँ पर करुण रस का उदाहरण लिखा गया है, मणि खोए भुजंग सी जननी। ठीक है, मणि खोए भुजंग सी जननी। क्या लिखा हुआ है? मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, ये आपका है करुण रस का उदाहरण है। क्या लिखा है? मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये हो गया आपका करुण रस का उदाहरण। ये भी आपका 2 नंबर का आता है, तो इसे आप अच्छे से क्लियर करेंगे तो आपका 2 नंबर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आपको जो भी अच्छा लगे, चाहे आप हास्य रस को पढ़िए या फिर करुण रस को पढ़िए, है ना, दोनों भी क्या है? आसान है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम छंद की ओर चलते हैं। छंद में आपको क्या पढ़ना है वो मैं बता दे रहा हूँ, वही आप पढ़ लीजिएगा, आपका 2 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए छंद की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर छंद देखिए कि छंद में क्या है। छंद में मैंने एक ही छंद लिखा है, क्या? सोरठा। सोरठा और रोला 2 आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा वहाँ क्वेश्चन में, लेकिन आपको एक ही करना होगा। ठीक है, या तो फिर आप रोला कीजिए या फिर सोरठा कीजिए। मुझे सोरठा जो है बहुत सरल लगा, आसान लगा। ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं, इसलिए मैंने केवल सोरठा को ही लिखा है। तो चलिए, इसका परिभाषा क्या है, लिखिए। देखिए यहाँ पर लिखा है, सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। ठीक है, सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। इनमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है, इनमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में कितने मात्रा होते हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा एक अर्धसामात्रिक छंद है, इनमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, है ना। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है। यह क्या होता है? दोहे का जो है उल्टा होता है। दोहे का उल्टा मतलब दोहे में क्या होता होगा? 13 मात्राएं प्रथम एवं तृतीय में होता होगा, और चतुर्थ एवं तृतीय, द्वितीय एवं चतुर्थ में क्या होगा? 11-11 मात्राएं होगा। तभी तो ये कह रहा है दोहे का उल्टा है। ठीक है, तो ये है आपका क्या? सोरठे का उदाहरण, सोरठे का परिभाषा है ये। तो ये भी क्या है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का। तो इसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, आप लोग का 2 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, इसका हम उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, जो सुमिरत सीधी होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिराशि शुभगुण सदन। ये आपको दिया रहता है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है? मात्रा भी बनाना पड़ता है। ठीक है, क्या बनाना पड़ता है? मात्रा भी बनाना पड़ता है। तो चलिए, इसको मात्रा भी हम लोग बना लेते हैं, है ना। तो देखिए, ये देखिए, जो भी बड़ी ई की मात्रा होगा, आ का, ई की, ओ का, जैसे कि मान लीजिए ये क लिखा है। क्या लिखा है? क। तो इसमें मात्रा हम क्या बनाएंगे? केवल 1 बनाएंगे। यदि मान लीजिए यहीं पे लिखें क्या? का, तो इसका मात्रा हम क्या बनाएंगे? 2 बनाएंगे। ये है 2, 2 का मतलब ये 5 जैसा दिखाई देता है 2, और एक जो है ऐसा पाई। तो बोला है क्या? इसके पहले एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होनी ही चाहिए। कितनी मात्राएं? 11-11 मात्राएं। तो चलिए, हम लोग क्या करते हैं, ये पहला चरण है, ये हमारा पहला चरण है। तो यहाँ पे लिखा है जो का जब बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? 2 बनेगा। सु, ये छोटा ऊ का मात्रा है, तो छोटे ऊ के लिए हम क्या करेंगे? 1 मात्रा लगाएं। यहाँ भी क्या है? मी लिखा है, तो मी क्या है? छोटा है, छोटा मात्रा लगा ना। उसके बाद इसमें तो कोई मात्रा नहीं, तो 1 और 1 होगा इसमें। और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर भी 1 होगा, क्योंकि यहाँ भी छोटा मात्रा है और धीमे भी छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 मात्रा हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है हो ई, तो हो भी बड़ा है, तो यहाँ पर 2 बनेगा, और ई भी बड़ी प्रकार बड़ी में लिखा है, तो 2 ई भी बढ़ेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? इस मात्राओं को जोड़ लेते हैं, कितना आता है। तो ये हो गया 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 और 2 12। यहाँ पे गलत हो रहा है भाई, गलत हो रहा है ना। सुमिरत, ये ई लगता है मुझे यहाँ पर छोटी प्रकार हुआ, तो यहाँ पर 1 मात्रा बनेगा। ठीक है, सुमिरत 2 यहाँ पर हो गया, 2 1 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 1 11। यहाँ पर 1 मात्रा होगी, ये छोटी ई की मात्रा लगता है, ई छोटी में लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले चरण में क्या हो गया? हमारा 11 मात्राएं क्लियर हो गया। अब क्या होगा?
तीसरे में भी 11 आना चाहिए। पहले हम तीसरे चरण में क्या था ना 11, लेकिन हालांकि अभी दूसरा को भी क्लियर करना है। दूसरे एवं चौथे में कितना कहा था, 13 कहा था। तो एक ग कितना है, ग सिंपल में लिखा है, उसमें कोई मात्रा नहीं लिखा तो एक बनेगा। ड़ में भी एक लगेगा, और ना में देखिए आ का मात्रा लगा है तो इसमें क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। य में भी एक, क में भी एक, ठीक है। उसके बाद लिखा है करिवर, के का भी एक मात्रा बनेगा, और री का भी एक बनेगा, व का भी एक, और र का भी एक, ठीक। बदन, बदन लिखा है तो इसका भी एक, इसका भी एक, और इसका भी एक। अब सभी को जोड़ लेते हैं तो एक और एक 2 हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 और 1 9, 9 1 10, 10 और 3 13, 13 तो ही मात्रा कहा था ना। तीसरे और चौथे चरण में 13 ही तो मात्रा कहा था, और इसमें कितना मात्रा है, इसमें 11 मात्रा, तो 11 हो गया है। अब क्या करेंगे, इस वाले मान को हम तीसरे वाले को देख लेते हैं। तो करहूँ लिखा है, करहूँ, तो क का भी एक बनेगा, र का भी एक बनेगा, और हूँ छोटी प्रकार में लिखा है तो इसका भी एक बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, अनुग्रह, तो अ का भी एक बनेगा, और नू का देखिए यहाँ पे डबल बनेगा। क्यों डबल बनेगा, क्योंकि ये ग में क्या है, आधा र लगा है, तो ये इसमें जो है, इसमें क्या लगेगा, 2 लगेगा। और इसमें क्या, ग्र में क्या हो जाए, ग्र जो लिखा है ग्र, उसमें एक बनेगा और हमें भी एक बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, सोई, क्या लिखा है, सोई, तो हो जाएगा यहाँ पर सो का हो जाएगा 2, ठीक है। सो सो सो, ये जो सो लिखा है उसका हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा, ई भी देखिए यहाँ बड़ी प्रकार लिख दिया गया है, हालांकि यहाँ पे छोटी प्रकार होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका भी। तो इसको भी काउंट करेंगे तो एक, एक हो जाएगा 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 और 1 11। तो पहले एवं तीसरे चरण में हमारा क्या आ गया, 11 11 मात्रा आ गया है। और दूसरे एवं चौथे चरण में हमें 13 लाना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बुद्धि, ठीक है। तो आधा ध जो लगा हुआ है उसका मात्रा हम पहले बनाएंगे, 2 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। 2 यहाँ पे बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, इसमें एक बनेगा, रा में 2 बनेगा, और सी में कितना, एक बनेगा। शुभ, शुभ में भी एक, और भ में भी एक, और यहाँ पे गुण में भी एक, या गु में भी एक, और न में भी एक। उसके बाद क्या लिखा है, सदन, स द न, तो स सिंगल सिंगल लिखा है तो ये हो गया सदन, ठीक है। तो मात्रा को काउंट करेंगे तो यहाँ पर हो गया 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पर क्या हो गया, 13 हो गया। तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और भी कोई दूसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, चलेंगे अलंकार की ओर। तो चलिए अलंकार को भी देख लेते हैं। देखिए अलंकार में मैंने केवल एक ही अलंकार लिया है, क्या, रूपक अलंकार। इस आपको 2 अलंकार क्वेश्चन में पूछेगा, रूपक अलंकार या फिर और कोई अलंकार दे देगा, जैसे कि उत्प्रेक्षा अलंकार, ऐसा 2 अलंकार देगा आपको। उसमें कहेगा एक को आप कीजिए, तो उसमें से मैंने रूपक अलंकार मुझे अच्छा लगा, ये भी क्या होगा, 2 नंबर का आपका आएगा, ठीक है। 2 नंबर आपका आएगा, ये फिक्स है। इसको आप ये मत सोचिएगा केवल एक लिखे हैं तो ये नहीं आएगा, रूपक अलंकार बिल्कुल आएगा, एकदम निश्चित है। तो इसका परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेदरहित आरोप हो, आरोप किया जाता है, वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेदरहित आरोप किया जाता है, वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण बहुत छोटा है, बहुत अच्छा है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या लिखा है, चरण कमल बंदव हरि राय, क्या लिखा है, चरण कमल बंदव हरि राय। ये आप लोगों को तो अभी याद हो गया तुरंत, है ना, नहीं याद हो गया क्या। लिखा क्या है, चरण कमल बंदव हरि राय। ये आपका छोटा सा प्यारा सा जो ये परिभाषा है, और ये इसका उदाहरण है। तो चलिए ये हमारा अलंकार भी क्लियर हो गया। आप लोग इसे अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको रट लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे क्या, उपसर्ग, उपसर्ग कैसे होता। तो ये हो गया हमारा उपसर्ग। उपसर्ग आपका 3 नंबर का आता है ना। उपसर्ग कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है। इसमें प्रश्न देखिए कैसे, पहले उपसर्ग का हम लोग मतलब जान लेते हैं। देखिए इसका परिभाषा क्या है, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में, आरंभ का मतलब होता है क्या, पहले, क्या होता है, पहले, आरंभ का मतलब पहले या फिर शुरुआत में, ठीक है। आरंभ का मतलब पहले, आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। ये आपका है परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे में मान लीजिए आपको दे दिया गया क्या, क्रम, क्या दे दिया गया, क्रम, और इसके आगे हम लोगों ने लगा दिया क्या, परा, तो हो गया क्या, पराक्रम,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परा, ये जो परा लगा हुआ है यही आपका क्या है, ये उपसर्ग है आपका, क्या है ये, उपसर्ग है। ठीक है, ये क्या है, उपसर्ग है। मैंने यहीं पे बताया ना, वे शब्दांश जो किसी शब्द के, तो ये हमारा एक शब्द है, क्रम क्या है, क्रम एक शब्द है, और शब्द के आगे क्या लगा है, परा। ठीक है, परा लग गया है, तो हो गया क्या, पराक्रम हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया, शब्द बन गया आपका पराक्रम। तो क्रम के आगे जो ये परा लगा है यह क्या है, उपसर्ग है आपका, ये क्या है, यही आपका उपसर्ग है। जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे लिखते हैं हम कार, जैसे यहाँ पर है कार, यदि कार में हम यहाँ पे लगा दें क्या, अधि, तो शब्द आपका बन जाता है अधिकार। तो कार एक शब्द था, उसके आगे हमने क्या लगा दिया, उसके हम जो ये कार है, कार क्या है, एक शब्द है, उसके आगे हमने उपसर्ग क्या लगाया, अधि, तो ये क्या हो गया, अधिकार हो गया, और इसके अर्थ में भी बदल गया इसका। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, जो आगे आपका लगा हुआ है अधि, ये आपका है क्या, उपसर्ग, क्या है, उपसर्ग है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए कुछ इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कितने, तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि निम्नलिखित दिए गए उपसर्गों में से किसी 3 के उपसर्ग आप बनाइए। ठीक है, किसी 3 का उपसर्ग बनाइए, जैसा कि मान लीजिए ये अधि दिया, पर दिया, सुलभ दिया। तो आपको देखिए क्या दिया, ये देखिए सु नहीं, यहाँ पे केवल सु रहेगा, लव नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका मान लीजिए उपसर्ग है, तो आप क्या जैसे अधि दिया गया है तो आप इससे बना सकते हैं क्या, अधि दिया गया है तो इससे आप बना सकते हैं क्या, अधिकार बना सकते हैं। ठीक है, अधिकार बना सकते हैं। उसके बाद क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं अधिनियम, अधिनियम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना बहुत, कभी एक एक बनाना होता है आपको, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, एक एक बनाना होता है, 3 के एक एक बनाना होता है। हमने यहाँ पे 2 बता दिया आपको, ऐसे भी लिख सकते हैं, अधिक लिख सकते हैं, अधिकार लिखते हैं, अधिनियम हो गया। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, परि दिया है, तो इससे हम लिख सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए परि से हम लोग लिख देते हैं क्या, परिवार, परिवार लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं परिजन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सु दिया था, लब नहीं था, सु नहीं दिया था, सु केवल है, तो सु जैसे दिया रहेगा तो आप बना सकते हैं क्या, सुलभ बना सकते हैं, सुलभ, सुलभ बना सकते हैं। और बना सकते हैं क्या, और इसके अलावा आप बना सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये हो गया शुभम, हो गया शुभम, हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, उपसर्ग, उपसर्ग आपका 3 नंबर का पूछा जाता है। तो ये भी, ये क्या है आपका फिक्स मार्क्स है। ये जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे अधि दिया, पर दिया, ये तो इसके पीछे आपको मतलब शब्द के आगे आपको यही जोड़ना होगा। जैसे कार में हम जोड़ दिया क्या, अधि, तो हो गया अधिकार। और यहाँ पे देखिए यम में जोड़ दिए, नियम में जोड़ दिए क्या, अधि, तो हो गया अधिनियम। ठीक है, नियम का मतलब क्या होता है, नियम का मतलब होता है वही पालन, जो रूल होता है ना, वही उसी को बोलते हैं क्या, नियम। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो चलिए उपसर्ग को देख लेते हैं। उपसर्ग जानने से पहले देखिए हम उपसर्ग का परिभाषा जान लेते हैं, उपसर्ग का मतलब क्या होता है। तो उपसर्ग का मतलब होता है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, कहाँ, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उनके अर्थ को बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ये आपका परिभाषा है, बहुत छोटा सा है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया वट, वट, अब इसका आपको प्रत्यय बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा कोई शब्द बनाओगे जिसमें लास्ट में ये पीछे क्या होगा, अंत में, अंत का मतलब होता है लास्ट में या अंतिम में, जिसे हम बोलते हैं क्या, अंतिम, अंतिम यानी कि लास्ट। ठीक है, तो वट दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, इसे हम बना सकते हैं बना वट। तो ये वट देखिए आया है ना, तो ये क्या है आपका, ये है आपका प्रत्यय, क्या है, प्रत्यय है, ये आपका क्या है, प्रत्यय है। जैसे मान लीजिए हो गया पन, हो गया, तो इसे हम लोग बना सकते हैं क्या, बचपन, बचपन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई आपको दिया गया क्या, आई, आई क्या दिया गया, आई दिया गया, तो इससे आप क्या लिख सकते हैं, आई से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मिठाई, लिख सकते हैं ना,
मिठाई, ठाई में क्या आई नहीं आ रहा है, आई नहीं आ रहा है, आई, मिठाई, आई मिठाई। तो ये क्या हो गया, जो ये आई है वो आपका हो गया क्या, प्रत्यय, ये हो गया, क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया क्या, वट, वट, जैसे यहाँ पे दिया गया वट, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, बनावट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बनावट कर सकते हैं। बनावट के अलावा हम दिखा सकते हैं क्या, दिखावट, दिखावट भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम जो है शब्द बना सकते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, ता, ता, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो ता में लिख सकते हैं क्या, जैसे लिख सकते हैं पढ़ता, तो ये पीछे आ रहा है ना था, तो ये क्या है, ये आपका है प्रत्यय। जैसे बोल सकते हैं लिखता, ठीक है, लिखता, तो इसमें भी देखिए ता आया है। उसके बाद और क्या बना सकते हैं, बना सकते हैं हम सुंदरता, सुंदरता, ये भी बना सकते हैं। तो ऐसे हम कई वर्ड बना सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, उसके बाद दिया गया है पन, तो पन में हम क्या लिख सकते हैं, बना सकते हैं क्या, भोलापन, क्या बना सकते हैं, भोलापन। उसके बाद लिख सकते हैं पन से और क्या करते हैं, पागलपन भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, पागल, पागलपन। तो ऐसे भी हम क्या करते हैं, कई जो है बना सकते हैं, ऐसे कई शब्द बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कुछ महत्वपूर्ण हिंदी की जानकारी। ये क्या है, आपका फिक्स नंबर है, और ये इस वीडियो से आपका 11 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।